गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में अपन चल रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में इससे पहले का जो वीडियो आया था उसमें मारवाड़ के राठौड़ शासकों में जो इसके आदि पुरुष रहे हैं, सबसे पहले राव सिंह और उसके पश्चात राव चूड़ा, इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे राव जोधा की। जोधा जिनके नाम से जोधपुर शहर कहलाता है, और राव जोधा जिन्होंने जोधपुर नगर को बसाया। इनके जो आदि पुरुष थे यानी कि राव सिंह, इन्होंने पाली को केंद्र बनाकर शासन स्थापित किया। पाली के आसपास के भूभाग को जीतकर उन्होंने पाली को एक प्रकार से अपनी राजधानी बनाया। इनके जो उत्तराधिकारी हुए, उन उत्तराधिकारियों में एक प्रमुख थे आस्थान। आस्थान ने पाली के स्थान पर अपना जो केंद्र है वो मुदोज को बनाया। मुदोज जो वर्तमान मंडोर के पास स्थित था, इसको अपना केंद्र बिंदु बनाया। और उसके पश्चात राव चूड़ा के उत्तराधिकारियों में जो राव जोधा है, इन्होंने अपना केंद्र बनाया। जो मारवाड़ का तीसरा आधिकारिक केंद्र था वो था जोधपुर। हालांकि प्रारंभिक रूप में राव जोधा ने मंडोर पर शासन किया, और मंडोर के बाद इन्होंने अपनी नई राजधानी के रूप में जोधपुर की स्थापना की। राव जोधा का जो शासनकाल है वो 1438 से 1489 ईस्वी माना जाता है, और राव जोधा ने 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर शहर जो है उसकी स्थापना राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 ईस्वी को की गई, और यही जोधपुर में ही चिड़िया टूंक पहाड़ी पर मयूर की आकृति में मेहरानगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये जो दुर्ग है जिसे हम मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं, इस दुर्ग का एक और नाम है जो मयूर ध्वजगढ़ कहलाता है। और मयूर ध्वजगढ़ कहलाने का कारण यही है कि मेहरानगढ़ की जो आकृति है वो मयूर यानी कि मोर की आकृति के समान है, और इसी कारण से इसका नाम मयूर ध्वजगढ़ रखा गया। ये जो किला है, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग की नींव रखने का जो श्रेय है वो करणी माता को दिया जाता है। करणी माता में जोधपुर के राव जोधा की काफ़ी आस्था थी, और इन्हीं के आग्रह पर करणी माता ने जोधपुर में इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। राव जोधा ने दुर्ग के भीतर चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। आज भी अगर अपने इस घंटाघर की तरफ से जोधपुर को देखते हैं, तब पीछे के भूभाग में, पीछे के इलाके में जोधपुर के इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। याद रखने योग्य बात यह है कि मारवाड़ की जो कुल देवी है वो नागणेशी जी माता को माना जाता है, लेकिन राव जोधा ने जोधपुर दुर्ग में माता चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। एक प्रकार से नागणेशी जी माता का ही एक प्रतिरूप चामुंडा माता थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दुर्ग के संबंध में कथा है कि मेहर नामक व्यक्ति की बलि देने के कारण इसका नाम मेहरानगढ़ पड़ा। ऐसे किंवदंती है कि मेहरानगढ़ किले का जब निर्माण किया जा रहा था, दिन में जितना निर्माण होता, रात में वो सारा का सारा निर्माण ध्वस्त हो जाता। जब पता लगाया गया तब ऐसा कहा गया कि राव जोधा को ऐसा कहा गया कि अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति की बलि देकर उसको इसमें यानी कि नींव में चुनवा दिया जाए तब किला बनेगा और किला अजय रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राव जोधा ने इच्छा से किसी व्यक्ति के आह्वान किया कि वो आकर अपनी बलि दे। तब कहा गया कि मेहर नामक व्यक्ति ने बलि देना मतलब स्वीकार किया, और बलि देने के पश्चात उनको नींव में यहाँ पर गाड़ा गया था, और इसी कारण से इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ रखा गया। ऐसे एक किंवदंती प्रचलित है। राव जोधा को मारवाड़ में सामंतवाद का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि मैं इससे पहले के वीडियो में यह बात बतला चुका हूं कि सामंतवाद की प्रारंभिक जो आधारशिला थी वो राव चूड़ा के द्वारा रखी गई। हालांकि राव चूड़ा का शासन कोई बहुत बड़ा शासन नहीं था, इस कारण से सामंतवादी व्यवस्था ज़्यादा प्रचलित नहीं हो सकी। लेकिन जोधपुर के समय जब राव जोधा जोधपुर के शासक थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और ये तर साम्राज्य फैलाने के कारण से
अलग अलग स्थानों पर सामंतों की स्थापना इनके द्वारा की गई। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि राव जोधा मारवाड़ में सामंतवाद के वास्तविक संस्थापक थे। सामंतवादी व्यवस्था का उल्लेख गंगधार शिलालेख में मिलता है। ये गंगधार शिलालेख जो है ये झालावाड़ में स्थित है और इसमें हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सामंतवादी व्यवस्था क्या हुआ करती थी और कहाँ कहाँ किस किस साम्राज्य के सामंत या सामंतीय राज्य स्थापित थे। मुख्य रूप से ये जो शिलालेख है ये मेवाड़ की सामंतवादी व्यवस्था का उल्लेख करता है, लेकिन इस शिलालेख में मारवाड़ की सामंतवादी व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। जोधा ने अपनी बुआ हंसाबाई के कहने पर अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाकर मेवाड़ मारवाड़ वैमनस्य को खत्म किया। इससे पहले के वीडियो में ये बात कह भी चुका हूँ कि जब राव चूड़ा मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, राव चूड़ा की पुत्री हुआ करती थी हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव मेवाड़ के शासक चूड़ा के लिए भेजा गया था। उस समय राणा लाखा मेवाड़ के शासक हुआ करते थे और चूड़ा उनका पुत्र हुआ करता था जो कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी था। उसके लिए हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन हंसाबाई का विवाह चूड़ा के स्थान पर राणा लाखा से हो गया और राणा लाखा के साथ विवाह होने के पश्चात राव चूड़ा का जो पुत्र था रणमल, उसका हस्तक्षेप मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी हद तक बढ़ने लग गया। उसके पश्चात जब कुंभा मेवाड़ के शासक बने तब रणमल की हत्या मेवाड़ में की गई और उस समय मेवाड़ में रणमल और राव जोधा दोनों थे। राव जोधा रणमल के पुत्र थे, ये पिता पुत्र दोनों ही मेवाड़ में थे। रणमल की हत्या कर दी गई और राव जोधा भागकर मारवाड़ आ गए। इस हत्या के कारण से मेवाड़ और मारवाड़ इनके संबंध बिगड़ गए। जो पहले वैवाहिक संबंध हुआ करते थे, एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे और रणमल की हत्या के कारण से ये संबंध बिगड़ गए। इस बिगड़े हुए संबंध की पुनः स्थापना सही प्रकार से करने और मारवाड़ मेवाड़ वैमनस्य खत्म करने के लिए जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया था। ये विवाह उन्होंने अपनी बुआ हंसाबाई जो कि अपने पिता रणमल की बहन थी, राव चूड़ा की पुत्री थी, जिसका विवाह राणा लाखा के साथ हुआ था, उसके कहने से आखिरकार जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह रणमल के साथ करना स्वीकार किया था। जब राव जोधा मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, उनकी पत्नी यानी धर्मपत्नी उनकी रानी हुआ करती थी, रानी जसमादे। इन्होंने जोधपुर में रानीसर झील का निर्माण करवाया। हालांकि आज रानीसर झील कुछ भी नहीं बची है, वो पूरी तरह से एक प्रकार से समाप्त प्रायसी हो गई, लेकिन रानीसर झील का निर्माण उस समय रानी जसमादे ने करवाया था जोधपुर के लिए पीने की पानी की व्यवस्था के लिए। राव जोधा के पश्चात अगर शासकों में नाम आता है तो एक राव सातल तथा दूसरे का राव सूजा के नाम से आता है। राव सातल के साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है जो हमें कई बार सुनने को भी मिलती है, विशेष रूप से गणगौर के अवसर पर। ऐसा कहा जाता है कि गणगौर के समय जो अजमेर के सूबेदार थे मल्लू खां, उनका एक सेनापति हुआ करता था गुड़ले खां, और इस गुड़ले खां ने कुछ गणगौरियों को, जो गणगौर का व्रत रखने वाली स्त्रियां थी, उनको पकड़कर अजमेर ले जा रहा था। राव सातल ने उसका पीछा किया और जो मल्लू खां का सेनापति था गुड़ले खां, उसके सिर को तीरों से बींध दिया था और फिर सारी गणगौरियों को बचाकर वापस लाया था। इसलिए राव सातल के बारे में ये कहावत है कि राव सातल ने अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां को मारा था और इसी कारण से इस गुड़ले खां के नाम से ही गणगौर के अवसर पर स्त्रियां गुड़ले का गीत भी गाती है। जो छिद्रित मटका लिए स्त्रियां घूमती है वो इस छिद्रित गुड़ले खां के सिर का प्रतीक माना जाता है। इसे राव जोधा के जो पुत्र थे, उन पुत्रों में दूधा ने मेड़ता की स्थापना की और मेड़ता में अपना साम्राज्य स्थापित किया, मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर एक किले का भी निर्माण किया। राव जोधा के 9वें पुत्र राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की और राती घाटी नामक स्थान पर अपने किले का निर्माण करके बीकानेर साम्राज्य की स्थापना की। और इसके एक पुत्र राव बीदा ने छापर विजय करके और छापर के आसपास के क्षेत्र को अपने अधिकार में करके बिदासर नामक स्थान पर बिदासर राज्य की स्थापना की। ये सारे के सारे जो राज्य थे ये राव जोधा के पुत्रों के द्वारा स्थापित किए गए थे, जिसमें राव जोधा ने मेड़ता, राव बीका ने बीकानेर और राव बीदा ने बिदासर की स्थापना की थी।
उसके पश्चात जो प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है, प्रमुख शासक का नाम आता है, वो है राव गांगा। 1515 से 1532 ईस्वी तक राव गांगा का शासन मारवाड़ पर रहा। राव गांगा मेवाड़ के राणा सांगा के साथ पाती पेरवन परंपरा के तहत अपनी सेना बाबर के विरुद्ध खानवा में भेजी थी। पाती पेरवन परंपरा की बात मैं आपको मेवाड़ के इतिहास में बतला चुका हूँ। इसके तहत जो किसी भी राजपूताने का जो राजपूत शासक होता है, वो अपने समय के जितने भी राजपूत सरदार होते हैं, राजपूत शासक होते हैं, उनको एक पत्र भेजता है जब उसके विरुद्ध कोई बड़ी लड़ाई आ रही होती है, बड़ा संग्राम छिड़ रहा होता है। उसमें पूरे राजपूत साम्राज्य को एक करने के लिए वो उन सबको आमंत्रित करता है। राणा सांगा ने पूरे राजपूताने में जितने भी राजपूत सरदार थे, उनको बाबर के विरुद्ध एकजुट करने के लिए पाती पेरवन परंपरा के तहत एक चिट्ठी भेजी थी। और उस चिट्ठी के साथ मारवाड़ के राव गांगा, जो जोधपुर के तत्कालीन शासक हुआ करते, वो स्वयं अपनी सेना के साथ उपस्थित हुए थे। राणा सांगा राव गांगा के बहनोई थे और इस कारण से भी उनको उपस्थित तो होना ही था। राणा सांगा उनके बहनोई लगते थे और राव मालदेव ने इस सेना का नेतृत्व यहाँ पर किया था। यह जो युद्ध है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये इतिहास प्रसिद्ध 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध है, जिसमें बाबर ने आखिरकार राणा सांगा को पराजित किया था। राव गांगा अफीम का ज़्यादा शौकीन था और अफीम के नशे में एक दिन किले से गिरने से गांगा की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि गांगा अफीम ज़्यादा सेवन करता था और अफीम के नशे में एक दिन वो शाम को सोते समय या बैठे हुए किले की दीवार से नीचे गिर गया, उसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। गोपीनाथ शर्मा अपनी पुस्तक राजस्थान के इतिहास में ये लिखता है कि गंगा के पुत्र राव मालदेव ने दुर्ग से धक्का देकर गंगा को नीचे गिरा दिया, जिससे गंगा की मृत्यु हुई। ऐसा कई जगह वर्णन मिलता है कि वास्तव में गंगा की मृत्यु राव मालदेव के दुर्ग से धक्का देने के कारण से हुई थी। राव गांगा अफीम के नशे में थे और इसी समय का फायदा उठाकर राव मालदेव ने उनको दुर्ग से धक्का दे दिया, जिसके कारण से उनके नीचे गिरने से मृत्यु हो गई। ऐसा वर्णन हमें कई किताबों में भी देखने को मिलता है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण शासकों में आते हैं राव मालदेव, जिनका शासन 1532 से 1562 ईस्वी तक रहता है। राव मालदेव ऐसे पहले मारवाड़ के शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। ये एक प्रकार से साम्राज्यवादी शासक थे और इन्होंने अपने रिश्तेदारों तक को नहीं बख्शा था। मेरता, बीकानेर, यहाँ पर जैसे कि राव जोधा के पुत्रों ने इनकी स्थापना की थी। एक प्रकार से मारवाड़ के राठौड़ शासक थे, राव मालदेव के पूर्वज थे, लेकिन इनको भी राव मालदेव ने नहीं बख्शा था। इनके ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया था। फारसी इतिहासकार अब्बास खान शेरवानी ने अपने ग्रंथ तारिक ए शेरशाही में राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है। हालांकि ये केवल उपाधि है एक हसमत वाला राजा। इसका वर्णन फारसी इतिहासकार अब्बास खान शेरवानी के द्वारा किया गया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तारिक ए शेरशाही, और इस तारिक के शेरशाही में राव मालदेव और शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का भी वर्णन किया गया। और इसी पुस्तक में इन्होंने अब्बास खान शेरवानी ने राव मालदेव को हसमत वाला राजा नाम से संबोधित किया है। गंगा की मृत्यु के बाद राव मालदेव का राज्याभिषेक सोजत के किले में हुआ। हालांकि जब राव मालदेव की मृत्यु जोधपुर में हुई थी, उसके पश्चात ऐसा कहा जाता है कि रातों रात राव मालदेव जोधपुर से भागकर सोजत चले गए थे और इसी के कारण से राव मालदेव का राज्याभिषेक भी सोजत में ही हुआ था, सोजत के किले में हुआ। और मालदेव राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद जोधपुर आया। यह इस बात को और बलवती करता है कि राव मालदेव का राज्याभिषेक हो जाने के बावजूद भी 1 वर्ष तक मालदेव की हिम्मत नहीं हुई कि वो जोधपुर आ सके, क्योंकि उसको ये पता था कि उसके ऊपर पिता की हत्या का कलंक लगा हुआ है, या जोधपुर की जनता पिता का हत्यारा उसको मानते, इसलिए वो जोधपुर नहीं आया और 1 वर्ष बाद जोधपुर आता है। राव मालदेव ने 1533 ईस्वी में नागौर व मेड़ता पर आक्रमण किया था। मेड़ता जो कि राव दुदा के द्वारा स्थापित किया गया था। राव दुदा जो कि जोधपुर के राव जोधा के पुत्र थे, लेकिन इसके बावजूद भी राठौड़ शासक होने के बावजूद भी राव मालदेव ने मेड़ता को नहीं बख्शा और मेड़ता का विरमदेव भव के कारण से दिल्ली के शेरशाह सूरी के दरबार में
चला गया। यानी कि जब मेड़ता के ऊपर आक्रमण किया गया तब मेड़ता का शासक जो थे वीरमदेव, वो मालदेव के डर के कारण से भागकर दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में शेरशाह सूरी जो उस समय सुल्तान होते हैं उनके पास चले जाते हैं, और यही गिरी सुमेल के युद्ध का प्रमुख कारण भी बना। आगे अपन बात करेंगे अभी गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में, जिसमें मालदेव की पराजय हुई थी। इस युद्ध का कारण भी ये वीरमदेव ही बना था। एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है पाहेवा का युद्ध। पाहेवा का युद्ध, ये युद्ध 1541 ईस्वी में बीकानेर के राजा राव जेठ सिंह या राव जेठ सिंह तथा राव मालदेव के मध्य हुआ था। वास्तव में इनका असली नाम तो राव जेठ सिंह ही था, लेकिन राव जेठ सिंह के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थे इनके बीच में और राव मालदेव के बीच में 1541 ईस्वी में ये पाहेवा का युद्ध लड़ा गया था। अभी मैं बतला चुका हूँ आपको कि बीकानेर भी जोधा के पुत्र राव बीका के द्वारा बसाया गया था, स्थापित किया गया था। ये भी राठौड़ शासक ही था और इसके ऊपर भी मालदेव ने आखिरकार आक्रमण किया था। इस युद्ध में राव जेठ सिंह मारा गया। इसके पुत्र कल्याणमल ने बीकानेर से भागकर शेरशाह सूरी के दरबार में शरण ली थी। जब राव जेठ सिंह मारा जाता है तो इसका जो पुत्र होता है कल्याणमल, वो बीकानेर का शासन उनके हाथ से छीन जाता है। बीकानेर के ऊपर राव मालदेव का अधिकार हो जाता है और यहाँ से कल्याणमल जो है भागकर दिल्ली में शेरशाह सूरी के यहाँ शरण लेते हैं। ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मारवाड़ के सेनापति कुंपा थे। इसके पश्चात इस युद्ध के बाद कुंपा को डिडवाना व झुंझुनू की जागीर व बीकानेर की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी। जब कुंपा ने यह विजय प्राप्त की थी, मालदेव खुश होकर इस विजय के उपरांत कुंपा को डिडवाना और झुंझुनू की जागीर प्रदान की, और साथ ही साथ चूंकि कल्याणमल भागकर दिल्ली चले गए थे और बीकानेर जो था जोधपुर राठौड़ों के अधीन आ चुका था, और इस बीकानेर की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी मालदेव ने कुंपा को प्रदान की थी। बीकानेर के कल्याणमल व मेड़ता के वीरमदेव ने शेरशाह सूरी को मारवाड़ पर आक्रमण के लिए तैयार किया। ये दोनों ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। दोनों ही राव मालदेव के सताए हुए थे। बीकानेर के राव कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव, इन्होंने आखिरकार शेरशाह सूरी को इस बात के लिए तैयार किया कि वो मालदेव के ऊपर आक्रमण करें। 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं मारवाड़ आया। आपको ध्यान होगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। एक तो 1539 में 39 में चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की पराजय होती है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है। उस बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं की पराजय होती है। दिल्ली का शासन उसके हाथ से निकल जाता है और उसके पश्चात वो इधर उधर भटक रहा होता है। उस समय 1542 ईस्वी में हुमायूं मारवाड़ आया था। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर का परगना जागीरी में देने का प्रस्ताव रखा। बीकानेर जो अभी तक मारवाड़ के मालदेव के हाथ में था, उसके अधिकार में था, उस बीकानेर का परगना जागीरी में देने का प्रस्ताव हुमायूं को दिया मालदेव ने। लेकिन हुमायूं शेरशाह के भय से अमरकोट चला गया। हुमायूं को ये एहसास हो गया कि अगर वो बीकानेर में रहने का निश्चय करते हैं तो शेरशाह सूरी उसका पीछा करते हुए बीकानेर भी आ सकता है। इस कारण से वो आखिरकार अमरकोट यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ निकल जाता है। गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध, जनवरी 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी सेना के साथ डीडवाना पहुंचा। यानी कि जब ये तय हो गया, कल्याणमल और वीरमदेव ने शेरशाह सूरी को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो मालदेव के ऊपर आक्रमण करेंगे, तब शेरशाह सूरी अपनी सेना के साथ जनवरी 1544 ईस्वी में डीडवाना पहुंच चुका। इसकी खबर सेनापति कुंपा ने मालदेव तक पहुंचाई। मालदेव को ये खबर मिल गई कि शेरशाह सूरी अपनी सेना के साथ डीडवाना पहुंच चुका है। मालदेव भी सेना के साथ सुमेल आ पहुंचा। सुमेल गिरी वर्तमान में पाली के जेतारण के पास स्थित एक छोटा सा गांव है। वहां के मैदान में अपनी सेना लेकर मालदेव भी वहां पर आ गया था। मारवाड़ सेना का नेतृत्व विश्वासपात्र सेनानायक जेता व कुंपा ने किया। वही कुंपा जिसने पाहेवा के युद्ध में राव जेठ सिंह के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया था, वो भी इस युद्ध में भी राव मालदेव के विश्वासपात्र सेनानायक थे, जेता और कुंपा। शेरशाह सूरी की सेना का नेतृत्व सेनापति जलाल खां जगवानी के हाथ में था। यानी शेरशाह सूरी की सेना का जो नेता था या सेनापति था वो जगवानी था, और जगवानी ने आखिरकार इस सेना का नेतृत्व किया था। राजपूत सेना ने जबरदस्त मारकाट मचा दी।
अफगान सेना हारने लग गई। यानी कि जब युद्ध प्रारंभ होता है, युद्ध प्रारंभ के साथ ही मारवाड़ की जो सेना थी, राजपूत जो सेना थी, वो शेरशाह सूरी के ऊपर भारी पड़ती है, भयंकर मारकाट मचा देती है और अफगान सेना में भगदड़ मच जाती है। इसी दौरान शेरशाह सूरी युद्ध भूमि में ही नमाज पढ़ने लग जाता है। जब वो युद्ध भूमि में नमाज पढ़ने लग जाता है तो मुस्लिम सैनिकों में एक उत्साह का संचार होता है और वो दुगुनी शक्ति के साथ राजपूतों के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर शेरशाह सूरी की सेना को बढ़त मिल जाती है और उस प्रकार से मारवाड़ सेना की पराजय होती है। कहते हैं कि मारवाड़ जब ये युद्ध चल रहा था, शेरशाह सूरी बीच में ही नमाज पढ़ने लग गया, उसके पश्चात से एकदम पासा पलटा और जो शेरशाह सूरी की सेना थी वो राजपूतों के ऊपर भारी पड़ने लग गई। बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतख्वाब उल तवारीख तथा अब्बास खां शेरवानी ने अपने ग्रंथ तारीख शेरशाही में इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा। हालांकि मैं इस बारे में पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो अब्बास खां शेरवानी थे, इन्होंने तारीख शेरशाही लिखी थी, इसमें इस युद्ध के बारे में पूरा वर्णन लिखा है। साथ ही बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतख्वाब उल तवारीख में भी इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह ने कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान के बादशाह को लगभग खो दिया था। ये बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध वक्तव्य है जो शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के पश्चात कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत को लगभग खो दिया था। यानी कि एक बार उसको लगा था कि शायद वो इस युद्ध में विजयी नहीं हो पाएगा और मालदेव ये युद्ध जीत जाएगा और इसके साथ ही जो हिंदुस्तान का तख्त है वो खो देगा, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था और मालदेव की हार हुई थी। इस युद्ध के प्रारंभ में शेरशाह को विजय नहीं दिख रही। जब युद्ध प्रारंभ हुआ था और राजपूत उनके ऊपर टूट पड़े थे भूखे शेरों की तरह, और जब वो मारकाट मचा रहे थे, शेरशाह सूरी को भी ये लगा कि वो युद्ध नहीं जीत पाएगा और इसी कारण से वो युद्ध के बीच में ही, युद्ध के मैदान में ही नमाज पढ़ने लग गया था। शेरशाह ने ये युद्ध कूटनीति से जीता। ऐसा कहा जाता है कि जब उसको ये लगा कि वो ये युद्ध नहीं जीत पाएगा, तब उसने एक कूटनीति खेली। कूटनीति के तहत मालदेव के सेनानायक जेता व कुंपा के शिविर में शेरशाह ने जाली पत्थर फेंकवा दिए, जिससे मालदेव को अपने सेनानायकों पर विश्वास नहीं रहा। गोपीनाथ शर्मा अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब शेरशाह को ये लगा कि शायद वो युद्ध जीत नहीं पाएगा, तो उसने जाली पत्थर तैयार करवाए और जाली पत्थर तैयार करवा के जो इसके सेनानायक थे जेता व कुंपा, इनके नाम से जाली पत्थर तैयार करवा के वो उसके शिविर में फेंकवा दिए। राव मालदेव ने उन पत्रों को पढ़ा और उस पत्रों में ये लिखा था कि शेरशाह सूरी के लिए संबोधित था कि आप चिंता न करें, युद्ध के दौरान हम राव मालदेव को पकड़कर आपके सुपुर्द कर देंगे। जब ऐसा लिखा हुआ मिला तब मालदेव को अपने सेनानायकों पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं रहा और उसी दौरान वो युद्ध भूमि छोड़कर भागे जाते हैं या युद्ध भूमि छोड़ देते हैं और पीछे जब जेता व कुंपा रहते हैं, अपने ऊपर लगे कलंक को जेता व कुंपा धोना चाहते हैं। इस कारण से वो युद्ध में डटे रहे और आखिरकार वो वीरगति को प्राप्त हुए। जेता व कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध को सुमेल व जेतारण का युद्ध भी कहते हैं और दोनों ही स्थान पाली जिले में स्थित है। पाली जिले में मेड़ता से थोड़ा सा आगे चलेंगे जेतारण आता है, जेतारण के पास में ही सुमेल का युद्ध है और इसको सुमेल का युद्ध भी कहते हैं, जेतारण का युद्ध भी कहते हैं और दोनों ही स्थान जो है वो पाली जिले में स्थित है। युद्ध में हारने के बाद राव मालदेव जोधपुर छोड़कर सिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं। जब तक शेरशाह की मृत्यु नहीं होगी तब तक मालदेव सिवाना ही रहे। युद्ध में मालदेव की पराजय हो जाती है और पराजय के पश्चात मालदेव जोधपुर के स्थान पर सिवाना चले जाते हैं और सिवाना में ही रहते हैं। जब तक शेरशाह जिंदा रहा तब तक राव मालदेव जोधपुर नहीं आए और वो सिवाना में ही रहे। उस समय जोधपुर का जो भार था वो जोधपुर के शासन का सुवास खां के हाथ में रहा। सुवास खां जो शेरशाह सूरी का विश्वसनीय सेनापति था, उसके हाथ में जोधपुर की बागडोर रही और जब तक शेरशाह सूरी जीवित रहा तब तक जोधपुर पर शेरशाह का ही अधिकार रहा था। रूठी रानी जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव, इनका विवाह 1536 ईस्वी में जोधपुर के राव मालदेव के साथ हुआ। हालांकि इतिहास में इनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। इनका पूरा नाम, वास्तविक नाम उमादे था। इनका विवाह 1536 ईस्वी में राव मालदेव के साथ हुआ था। विवाह के बाद राव मालदेव के साथ अनबन हो जाने के कारण से राजस्थान के इतिहास में रानी उमादे को
रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के ही दिन जब बारात वापस लौटती है, उसी दिन राव मालदेव और उमादेव के बीच में अनबन हो जाती है, और इस कारण से उमादेव, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, ये अपना पूरा जीवन जो है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में बिताते हैं। रानी ने अपना संपूर्ण जीवन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बिताया। तारागढ़ दुर्ग में रूठी रानी का स्मारक व महल स्थित है। आज भी आप अजमेर के दुर्ग में रूठी रानी का स्मारक देख सकते हैं, इनका महल देख सकते हैं। राव मालदेव के पुत्र राम ने राव मालदेव के 3 पुत्र थे, इनमें एक सबसे बड़ा पुत्र जो राम था, उन्होंने इस रानी उमादेव के लिए अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में पानी की व्यवस्था के लिए रहट का निर्माण भी करवाया था, और पहली रात अनबन हो जाने के कारण से ये तारागढ़ दुर्ग में जाकर रहने लगी और उन्होंने पूरा जीवन तारागढ़ दुर्ग में ही बिताया। अनबन का एक कारण जो हमें इतिहासकार बतलाते हैं उसमें ये है कि उमादेव के पिता लूणकरण ने राव मालदेव की हत्या का षड्यंत्र रचा था। शादी के दिन ही इन्होंने राव मालदेव की हत्या का षड्यंत्र रचा, और ऐसा भी कहा जाता है कि शादी करना एकमात्र इस षड्यंत्र का ही हिस्सा था। राव मालदेव की हत्या करना राव लूणकरण का इरादा था, इस कारण से उन्होंने शादी रची थी। षड्यंत्र का पता उमादेव को लग गया। जो षड्यंत्र था जिसमें राव मालदेव को मारना था, इस बात का पता उमादेव को लग गया, और उमादेव ने मालदेव को इस षड्यंत्र की जानकारी दे दी। लेकिन मालदेव ने इस घटना के बाद उमादेव से बोलना बंद कर दिया। हालांकि उमादेव ने तो राव मालदेव की हित की बात कही थी, लेकिन राव मालदेव उमादेव से नाराज हो गया, और उसके पश्चात उसने कभी भी उमादेव से बोलना भी मुनासिब नहीं समझा, यानी कि वो बोले तक नहीं। एक जो हमें जानकारी इस प्रकरण के संबंध में मिलती है, हालांकि इतिहास में ये कहीं नहीं दोहराई गई, कई जगह लिखा हुआ भी मिलता है कि राव मालदेव जब विवाह के पश्चात पहली रात को उमादेव के पास जा रहे थे, तो उमादेव के स्थान पर वो एक दासी के साथ चले गए, और पूरी रात उन्होंने दासी के साथ बिताई। इस कारण से उमादेव उनसे नाराज हो गई, और नाराज होकर वो अजमेर चली जाती है, और वहाँ पर तारागढ़ दुर्ग में अपना पूरा जीवन बिताती है। मालदेव ने पोखरण मालकोट का किला बनवाया। पोखरण का किला, मालकोट जो मेड़ता का किला है वो, और सोजत का किला बनवाया। ये 3 किले बनाने का कार्य जो है वो राव मालदेव के द्वारा किया गया था। तो ये है राव मालदेव। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राव चंद्रसेन, जो राव मालदेव की तीसरी संतान थे। खैर, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप आराम से फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।